गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डॉक्टर प्रशांत कुमार खरे, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, टाटा कॉलेज चाईबासा से। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था सेमेस्टर थर्ड के इकोनॉमिक्स जनरल के स्टूडेंट के लिए, जिनका सब्जेक्ट टाइटल कोड था पब्लिक फाइनेंस एंड इंटरनेशनल ट्रेड। और इसमें हम लोगों ने एक न्यू टॉपिक में चर्चा की थी। टॉपिक था टैक्सेबल कैपेसिटी यानी करदान क्षमता। तो इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि करदान क्षमता से आप क्या समझते हैं। फिर टॉपिक था निरपेक्ष और सापेक्ष करदान क्षमता के बीच में क्या अंतर है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक में आगे कंटिन्यूड करेंगे, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट आपसे क्वेश्चन ग्रुप सी में पूछे जा सकते हैं। और क्वेश्चन इस तरह से हो सकता है कि करदान क्षमता से आप क्या समझते हैं और करदान क्षमता को प्रभावित करने वाले घटकों की चर्चा करें या कारकों की चर्चा करें। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा भी जाएगा तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा फॉर ग्रुप सी, यानी 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन रहेगा। तो सबसे पहले अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि करदान क्षमता से आप क्या समझते हैं और करदान क्षमता को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा करें, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आप पहले पैराग्राफ में करदान क्षमता का साधारण शब्दों में अर्थ बताएंगे, मीनिंग बताएंगे। जैसा कि मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में आपको बताया भी था कि करदान क्षमता एक न्यायपूर्ण कर व्यवस्था का आधार होता है। और कोई भी सरकार जब कर लगाती है तो वह इस बात का ख्याल रखती है कि उसकी उत्पादन क्षमता, लोगों की कार्यकुशलता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े और देश की आर्थिक व्यवस्था एक सुव्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ते रहे। तो इन सब चीज़ों को हम करदान क्षमता के अंतर्गत देखते हैं। फिर मैंने चर्चा भी की थी सर जोसिया स्टम्प, अर्थशास्त्री, जिन्होंने करदान क्षमता के बारे में क्या परिभाषा दी थी। फिंडले सिराज ने क्या कहा था। तो ये सबसे पहला पैराग्राफ में आप इंट्रोडक्शन में करदान क्षमता के बारे में बताएंगे और सेकंड जो स्टेंजा रहेगा जिसमें क्वेश्चन आपका इंक्लूड किया हुआ है कि करदान क्षमता को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा करें। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो किसी देश की करदान क्षमता को प्रभावित करते हैं। जैसे सबसे पहला आप पॉइंट असेंबल कर लेंगे। जैसे कि पहला कारण आपका ये हो सकता है कि किसी देश की जनसंख्या और उस देश की राष्ट्रीय आय के बीच में जो एक साम्यता होती है, एक संबंध होता है, तो ये दोनों चीज़ भी किसी देश की करदान क्षमता को प्रभावित करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर किसी देश की राष्ट्रीय आय उस देश की जनसंख्या की वृद्धि दर से ज़्यादा है तो निश्चित तौर पर उस देश की करदान क्षमता अधिक होगी। और यदि किसी देश की राष्ट्रीय आय उस देश की जनसंख्या के अनुरूप ही बढ़ रही है, यानी दोनों की वृद्धि दर बिल्कुल समान है, तो करदान क्षमता लोगों की समान रहेगी, स्थिर रहेगी। और यदि किसी देश की राष्ट्रीय आय उस देश की जनसंख्या वृद्धि दर से कम है तो निश्चित तौर पर उस देश की करदान क्षमता कम होगी। उसी तरह से है धन और संपत्ति का वितरण। तो धन और संपत्ति के वितरण भी एक फैक्टर है जो किसी देश की करदान क्षमता को प्रभावित करते हैं। उसी प्रकार से कर का स्वरूप क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, तो ये सारी बातें हैं जो करदान क्षमता को प्रभावित करती हैं। फिर जैसे मुद्रा प्रसार यानी इन्फ्लेशन, तो उस कंडीशन में करदान क्षमता काफ़ी प्रभावित होती है। जो समान और स्थिर आय वाले लोग हैं वो सब हमेशा लॉस में रहेंगे। जो उत्पादक वर्ग है, व्यापारी वर्ग है, वो सब हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे, हमेशा लाभ की स्थिति में रहेंगे। फिर लोगों की मनोवृत्ति, लोगों की मानसिक दशा, ये भी एक फैक्टर है जो करदान क्षमता को काफ़ी हद तक प्रभावित करती है। तो इन सभी तमाम बातों को हम पहले असेंबल कर लेंगे एक पॉइंट्स के रूप में, फिर हम उसको डील करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि जब आप किसी टॉपिक को डील कर रहे हों तो उसमें पॉइंट्स का कलेक्शन बहुत ही ज़रूरी है। पॉइंट्स को अगर आप कलेक्शन कर लेते हैं तो आपको आगे अपने प्रश्न के उत्तर को लिखने में काफ़ी सहूलियत होती है। आप हर एक टॉपिक को
4 से 5 लाइन में, क्योंकि आपके पास एक टाइम बार भी होता है, क्योंकि आपको अगर ग्रुप सी का क्वेश्चन लिखना है तो एटलीस्ट आपके हाथ में 35 से 37 मिनट होते हैं सही माने में। तो 35 से 37 मिनट में इस चीज को मद्देनजर रखते हुए आपको प्रैक्टिस करनी है। यानी सबसे पहले आप पॉइंट्स कलेक्शन कर लें और हर एक पॉइंट को 4 से 5 लाइन में, 6 लाइन में मैक्सिमम, यानी कि टू दी पॉइंट जो आपसे पूछा जा रहा है उसको आप अपने साधारण शब्दों में एक्सप्लेन कर पाएं। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें और अंत में आप निष्कर्ष दें। निश्चित तौर पर आपके मार्क्स काफ़ी अच्छे आएंगे। तो आइए हम लोग इस टॉपिक पर एक विस्तार ढंग से, एक ऑथेंटिक ढंग से आगे चर्चा करते हैं कि अगर ये प्रश्न अगर आपसे पूछे जाएं तो आप उत्तर किस तरह से लिखेंगे। आइए हम लोग इस पर विस्तार से चर्चा। अगर आपसे ये प्रश्न किया जाए कि करदान क्षमता से आप क्या समझते हैं और करदान क्षमता को प्रभावित करने वाले घटकों या तत्वों की चर्चा करें, तो सबसे पहला पैराग्राफ में आप करदान क्षमता के बारे में एक साधारण शब्दों में डेफिनेशन देंगे, कुछ एक अर्थशास्त्रियों की परिभाषा को भी आप नोट डाउन कर देंगे और उसके बाद एक कंक्लूजन में, यानी आप करदान क्षमता से क्या समझते हैं अपने शब्दों में लिखने के बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में आप कंटिन्यू करेंगे इस टॉपिक को, जिसमें सबसे पहले पॉइंट्स का कलेक्शन कर लेंगे। जैसे पहला पॉइंट है देश की राष्ट्रीय आय और जनसंख्या का अनुपात, दूसरा पॉइंट है देश में धन और संपत्ति का वितरण, तीसरा पॉइंट है कर प्रणाली का स्वरूप एवं प्रकृति, चौथा पॉइंट है लोक व्यय की मात्रा, प्रकृति एवं उद्देश्य, पांचवा पॉइंट है करदाताओं की मनोवृत्ति यानी उनकी मानसिक दशा, फिर नेक्स्ट पॉइंट है आय की स्थिरता, और फिर नेक्स्ट पॉइंट है देश के विकास का स्तर, और लास्ट पॉइंट है मुद्रा प्रसार यानी इन्फ्लेशन भी आप कह सकते हैं। तो इस तरह सबसे पहले आप पॉइंट को कलेक्शन कर लेंगे, उसके बाद आप साधारण शब्दों में फिर डील कर सकते हैं। जैसे पहला पॉइंट है देश की राष्ट्रीय और जनसंख्या का अनुपात। तो यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि करदान क्षमता की परिभाषा के अनुसार करदान क्षमता की उत्पादन ही कुल राशि और न्यूनतम राशि की कुल राशि का अंतर होता है। यानी इस दृष्टि से अगर करदान क्षमता को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण घटक राष्ट्रीय आय है और जनसंख्या का अनुपात है, इन देशों या क्षेत्रों में करदान क्षमता अधिक होगी जिनमें राष्ट्रीय आय डिवाइड बाई जनसंख्या का अनुपात अधिक होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी देश में राष्ट्रीय आय और जनसंख्या को अगर हम तुलना करें और राष्ट्रीय आय ज़्यादा रहती है जनसंख्या के बनिस्बत वृद्धि में, तो वहाँ पर उस देश की करदान क्षमता निश्चित तौर पर अधिक रहती है। और जिस देश में राष्ट्रीय आय और जनसंख्या के बीच में समानता होती है वृद्धि में, तो वहाँ पर वो स्थिर रहती है। और यदि किसी देश की राष्ट्रीय आय वहाँ की जनसंख्या की वृद्धि दर से कम होती है, तो वैसी स्थिति में वहाँ पर जो करदान क्षमता है वो निश्चित तौर पर कम रहेगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, धन और संपत्ति का वितरण, यानी करदान की देश की करदान क्षमता पर वहाँ के संपत्ति के वितरण का प्रभाव पड़ता है, जिसमें प्रोफेसर फिंडले सिराज, प्रोफेसर जेके मेहता, इन सभी अर्थशास्त्रियों का एक मत था और इनका मत यह था कि धन और संपत्ति का असमान वितरण होने पर करदान क्षमता अधिक होती है और यह वितरण जितना समान होता जाएगा करदान क्षमता उतनी ही कम होती जाएगी। इसके विपरीत दूसरी विचारधारा यह थी कि समान वितरण होने पर करदान क्षमता अधिक होती है। तो दोनों विचारधाराओं का निष्कर्ष यह निकलता है कि राष्ट्रीय आय अधिक होने पर धन और संपत्ति के समान वितरण पर तथा राष्ट्रीय आय कम होने पर धन और संपत्ति के असमान वितरण से करदान क्षमता अधिक होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, तीसरा पॉइंट है कर प्रणाली का स्वरूप एवं प्रकृति। इसमें देखेंगे कि कर प्रणाली का स्वरूप और उसकी प्रकृति कैसी है। तो इसमें कर प्रणाली का स्वरूप एवं प्रकृति करदान क्षमता को निर्धारित करता है। यदि कर प्रणाली में उत्पादन के लिए प्रेरणा हो, कर भार में न्याय हो, विभिन्न करों में उचित समन्वय रहता हो, तो वैसी स्थिति में करदान क्षमता अधिक रहती है और इसके विपरीत परिस्थिति में करदान क्षमता कम रहेगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, लोक व्यय की मात्रा, प्रकृति एवं उद्देश्य, यानी जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है उसकी क्वांटिटी कितनी है, उसका नेचर कैसा है, उसके ऑब्जेक्टिव्स कैसे हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो करदान क्षमता को प्रभावित करता है। तो इस पॉइंट्स को आप ऐसे डील करेंगे, करदान क्षमता उस देश में लोक व्यय की मात्रा, प्रकृति और उद्देश्य का भी प्रभाव पड़ता है। यदि लोक व्यय अधिक रहता है तो करदान क्षमता निश्चित तौर पर अधिक हो सकती है। इसके विपरीत लोक व्यय की राशि अगर कम होती है तो करदान क्षमता कम रहती है। तो लोक व्यय की मात्रा के साथ उसकी प्रकृति एवं उद्देश्य अधिक महत्वपूर्ण है।
यदि लोक व्यय का अधिकांश भाग उत्पादक योजनाओं, विकास कार्यक्रमों और जनता के कल्याण पर व्यय किया जाता है तो उससे देश में करदान क्षमता में वृद्धि होती है। फिर 5वां पॉइंट है करदाताओं की मनोवृत्ति, उनकी मानसिकता। तो करदान क्षमता की एक मनोवैज्ञानिक सीमा होती है जो करदाताओं की मनोवृत्ति से प्रभावित होती है। इस संदर्भ में गैरार्ड कॉम उनका कहना था कि प्रत्येक परिस्थितियों में करों की एक मनोवैज्ञानिक सीमा होती है जिसे बिना प्रबल प्रतिक्रियाओं के पार नहीं किया जा सकता। करदाताओं की मनोवृत्ति पर सरकार के प्रभाव, देश की विकासात्मक योजनाओं, संकटकालीन परिस्थितियों तथा सरकार की जनता का विश्वास इत्यादि घटकों का प्रभाव पड़ता है। फिर देख सकते हैं आय की स्थिरता। यदि देशवासियों की आय में निश्चितता और स्थिरता रहती है तो करदान क्षमता अधिक रहती है, और इसके विपरीत आय में अनिश्चितता और अस्थिरता रहने पर करदान क्षमता कम रहती है। कहने का मतलब है कि किसी भी देश में अगर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है तो वैसी स्थिति में वहाँ पर देश में लोगों की आय में एक निश्चितता रहती है, स्थिरता रहती है, तो निश्चित तौर पर वहाँ के करदान क्षमता अधिक होगी। और इसकी विपरीत परिस्थिति में यानी देश में अगर आय में अस्थिरता पाई जाती है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी सही नहीं रहती है, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर लोगों की करदान क्षमता प्रभावित होगी और उनका करदान क्षमता कम होगा। अब देश के विकास का स्तर, नेक्स्ट पॉइंट, उसमें आप लिखेंगे करदान क्षमता में देश के विकास के स्तर का स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि अविकसित और अर्धविकसित देशों की तुलना में विकासशील और विकसित देशों में करदान क्षमता अधिक होती है। मान लिया जाए कि किसी देश में आर्थिक विकास की गति काफ़ी तेज है तो वहाँ पर नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय भी अधिक होगी, प्रति व्यक्ति आय भी अधिक होगी, तो वैसी स्थिति में वहाँ पर करदान क्षमता अधिक होगी। लेकिन अगर किसी अर्धविकसित देश में या जो पिछड़े हुए अर्थव्यवस्था वाले देश हैं वहाँ पर राष्ट्रीय आय निसंदेह तौर पर कम होगा, यानी प्रति व्यक्ति आय भी वहाँ भी कम होगी, तो वैसी स्थिति में वहाँ पर करदान क्षमता कम होगी। फिर आपका लास्ट पॉइंट है मुद्रा प्रसार यानी इन्फ्लेशन। इसमें क्या है, मुद्रा प्रसार में उत्पादकों और व्यापारियों को लाभ होने से उनकी करदान क्षमता में वृद्धि होती है, लेकिन निश्चित आय वर्ग वालों की करदान क्षमता में कमी होती है। कुल मिलाकर मुद्रा प्रसार की प्रारंभिक अवस्था में देश में करदान क्षमता में वृद्धि होती है, लेकिन मुद्रा प्रसारित प्रवृत्ति तीव्र हो जाने पर करदान क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। तो इस प्रकार यहाँ पर मुद्रा प्रसार कहने का मतलब इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन में सबसे बड़ा ये फैक्टर है कि वो करदान क्षमता को इस तरह से प्रभावित करती है कि अगर किसी देश में मुद्रा प्रसार की स्थिति बनी हुई है तो जो निश्चित आय वर्ग वाले लोग हैं उनको हमेशा लॉस होगा, जो उत्पादक वर्ग हैं, व्यापारी वर्ग हैं, उनको बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा, उनको हमेशा प्रॉफिट होगा। तो ये बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है कि मुद्रा प्रसार की स्थिति में प्रारंभिक तौर पर तो करदान क्षमता बहुत तेज होगी, लेकिन अगर ये लंबे समय तक चलता है तो करदान क्षमता बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। तो इस प्रकार इन उपर्युक्त तथ्यों के अलावा आप ये लिख सकते हैं कर प्रशासन, समाज के जीवन स्तर, व्यापारिक चक्र यानी ट्रेड साइकिल इत्यादि का भी करदान क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह से पहले आप पॉइंट्स को असेंबल कर लेंगे और हर एक पॉइंट्स को पैराग्राफ चेंज करके 4 से 5 लाइन मैक्सिमम 6 लाइन में डील करते हुए अपने आंसर को निष्कर्ष तक लिखेंगे और फिर निष्कर्ष अपने साधारण शब्दों में आप दे सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये भी टॉपिक्स कवर हुआ और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर ग्रुप सी से। तो आप ग्रुप सी के लिए बिल्कुल तैयारी कीजिए और इसमें वीडियो पॉज करके भी आप लिख सकते हैं कहीं पर अगर आपको सहूलियत नहीं हो रही हो देखने में। इस तरह से आपका ये भी टॉपिक आसानी से कवर हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर नेक्स्ट कंटेंट लेकर आऊँगा।